हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी है आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो वेलकम टू वेरेंडा आईएएस। और आज से हम लोग भारत का भूगोल शुरू कर रहे हैं। और भारत के भूगोल में आज जो हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है वो है हिमालय। तो चलते हैं इस भूगोल की यात्रा में मेरे यानी मुकुल भारद्वाज के साथ। और उम्मीद करता हूं कि भूगोल की इस यात्रा में आपको जो जो जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है सिविल सेवा परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको उपलब्ध करा पाऊंगा। और उन सभी क्लासेस से, उन सभी नोट्स से आप सब अपनी जो परीक्षा है उसमें उत्तीर्ण हो पाएंगे। तो करते हैं शुरू। ज्योग्राफी भूगोल। मेरा नाम है मुकुल भारद्वाज, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है उस टॉपिक का नाम है हिमालय। क्या नाम है? हिमालय के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। भारत बिना हिमालय के नहीं पढ़ा जा सकता। हालांकि हम जब आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि भारत में अनेक तरीके से भारत के भौतिक विभाजन किए जाते हैं। और जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो भौतिक विभाजन है, जो सबसे उत्तर में स्थित है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है हिमालय। इस पूरे टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि कैसे हिमालय इंडियाज मैजेस्टिक नॉर्दर्न फ्रंटियर, कैसे ये भारत की उत्तरी सीमा बनाता है। और ये कैसा माउंटेन है, कैसा पर्वत है? मैजेस्टिक, बहुत ही विशाल, बहुत ही महान पर्वत के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हिमालय के बारे में। तो हिमालय कैसा प्रदेश है? ये पर्वतीय प्रदेश है। कैसा प्रदेश है? पर्वतीय प्रदेश है। कहां पर स्थित है भारत में? अगर भारत की बात की जाए तो भारत के उत्तरी भाग में ये स्थित है। कहां पर स्थित है? नॉर्थ में ये स्थित है। अच्छा, इसकी अगर आप शेप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगी कुछ इस तरीके से। क्या इसको इंग्लिश में कहा जाता है? आर्क। और हिंदी में हम इसे कहते हैं चाप। क्या कहते हैं? चाप इसे कहा जाता है। इसका अगर एरिया की बात की जाए कि कितना क्षेत्रफल है हिमालय का, तो आपको देखने को मिलेगा करीब करीब 5 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर का एरिया आपको देखने को मिलेगा जिसमें हिमालय फैला हुआ है। ये नवीन वलित पर्वत है। कैसा पर्वत है? नवीन वलित पर्वत। आपने ये भू आकृतिक विज्ञान में पढ़ा होगा कि अनेक प्रकार के पर्वत पाए जाते हैं। जैसे कुछ खंड पर्वत होते हैं, कुछ वलित पर्वत होते हैं। जैसे हिमालय कैसा पर्वत है? वलित पर्वत है। वलन के कारण इसका निर्माण होता है। और वलित में भी कैसा वलित पर्वत है? नवीन वलित पर्वत है। जैसे अरावली जो है वो प्राचीन वलित पर्वत है, और हिमालय जो है कैसा पर्वत है? नवीन वलित पर्वत है। और इसके अगर आपसे विस्तार पूछ लिया जाए तो 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 96 डिग्री पूर्वी देशांतर, लगभग 22, लगभग कितना? लगभग आपको 22 देशांतर रेखाओं के मध्य किसका विस्तार देखने को मिलेगा? हिमालय का विस्तार देखने को मिलता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि देशांतरीय विस्तार कितना है। भारत के उत्तरी भाग में स्थित है। चाप आर्क जैसी इसकी आकृति है। करीब कितना एरिया है इसका? 5 लाख वर्ग किलोमीटर का ये एरिया है। नवीन वलित पर्वत है और 22 अक्षांशों के मध्य ये स्थित है। 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेके आपको कहां तक जाना होगा? 96 डिग्री पूर्वी देशांतर आपको जाना होगा। इस प्रदेश में बहुत सारी हिम आच्छादित चोटियां हैं। हिम आच्छादित मतलब चूंकि हिमालय की ऊंचाई बहुत ज्यादा है, ऊंचाई होने के कारण इस अक्षांश और इस देशांतर पे भी आपको हिमालय पे क्या देखने को मिलती है? बर्फ देखने को मिलती है। क्योंकि हमें पता है क्षोभ मंडल में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होता जाता है? तापमान घटता जाता है। इसीलिए हिमालय को बहुत बार तीसरा ध्रुव, हिमालय को बहुत बार क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है तीसरा तीसरा ध्रुव भी इसे कहा जाता है पृथ्वी का। दो ध्रुव पृथ्वी के हैं, एक है उत्तरी ध्रुव, दूसरा दक्षिणी ध्रुव। हिमालय को क्या कहा जाता है? यह है पृथ्वी का तीसरा ध्रुव, ठीक है। और इन जब हिम आच्छादित चोटियां हैं तो यहाँ पे बहुत सारे हिमनद मिलते हैं, ग्लेशियर्स मिलते हैं। और उन ग्लेशियर से जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसकी बहुत सारी महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम क्षेत्र भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? हिमालय में देखने को मिलेगा। जैसे सिंधु नदी का, गंगा नदी का, यमुना नदी का, ब्रह्मपुत्र नदी का, इन सब का उद्गम क्षेत्र आपको कहां देखने को मिलेगा? हिमालय की उन हिम आच्छादित चोटियों में स्थित हिमनदों पर आपको उनका उद्गम क्षेत्र देखने को मिलेगा। अब बात की जाए कि यार हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, तो हिमालय के निर्माण के लिए बहुत सारी थ्योरियां दी गई हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए जीएस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। कौन सी थ्योरी है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो हमें पता है कि भारत की जो भूमि है ये किसका हिस्सा थी? भारत की भूमि गोंडवाना का हिस्सा थी। किसका? गोंडवाना लैंड का हिस्सा थी। ये भारत है और ये किसका हिस्सा था? ये हिस्सा था गोंडवाना, गोंडवाना
लैंड का। और ये भारत की जो प्लेट है ये गोंडवाना लैंड से अलग होके किस तरफ गति करना इसने शुरू किया, उत्तर की तरफ इसने गति करना शुरू किया। और उत्तर में इसे कौन सी प्लेट मिली, उत्तर में इसे प्लेट मिली जिसका नाम था यूरेशिया। इसका नाम क्या है, इसका नाम है यूरेशियन प्लेट, यूरेशिया की प्लेट इसे मिली। जब भारत की ये प्लेट किससे टकराई, यूरेशिया की प्लेट से टकराई, और इन दोनों के मध्य में जब यहाँ पे भारत की प्लेट पहुंची तो यहाँ पे क्या स्थित है, एक भूसन्नति, जियोसिंक्लाइन जिसे कहते हैं, वो स्थित था। और उसका नाम क्या था, उसका नाम था टेथिस सागर। क्या नाम है उसका, टेथिस सागर। इस टेथिस सागर में बहुत सारे क्या थे, अवसाद थे। दो प्लेटें जब पास में आ रही है और बीच में बहुत सारे अवसाद हैं, तो उन अवसादों में क्या पड़ना शुरू हुआ, उन अवसादों में पड़ना शुरू हुआ वलन। क्या पड़ना शुरू हुआ, वलन। इसीलिए हिमालय को कौन सा पर्वत कहा जाता है, नवीन वलित पर्वत कहा जाता है, जिसका निर्माण यूरेशिया प्लेट के किससे टकराने से हुआ है, भारतीय उपमहाद्वीप की जो प्लेट है, जब वो यूरेशिया प्लेट से टकराई तो किसका निर्माण हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। एक बार देख लेते हैं। यह सिद्धांत हिमालय की उत्पत्ति की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। इसके अलावा भी जैसे जियोसिंक्लाइनल थ्योरी है, कोबर की एक थ्योरी है, बहुत सारी थ्योरीज है, लेकिन वो जीएस के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए केवल कौन सी थ्योरी पता होना चाहिए, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, इसे कहा जाता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, पीटीटी इसे कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व उत्तर में स्थित यूरेशियन प्लेट की और भारतीय प्लेट उत्तर पूर्वी दिशा में गतिशील हुई। भारत की प्लेट किस तरफ जा रही है, उत्तर पूर्वी दिशा में, जो जहां पे किससे टकराएगी, वो यूरेशियन प्लेट से टकराएगी। और कब टकरा रही है, करीब 7 करोड़ साल पहले की हम लोग बात कर रहे हैं। इन दोनों प्लेटों के अभिसरण से टेथिस सागर के अवसादों में क्या पड़ना शुरू हुए, वलन पड़ना शुरू हुए। और उन वलन के कारण, उस वलन के कारण क्या किसका निर्माण हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। इसीलिए आपको फिर से मैं बता रहा हूं, इसीलिए हिमालय को कैसा पर्वत कहा जाता है, वलित पर्वत कहा जाता है। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति टर्शरी काल में हुई। ये इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है कि भाई हिमालय वलित पर्वत है, बात आपको पता है। हिमालय का निर्माण कब हुआ, करीब 7 करोड़ साल पहले हुआ। लेकिन जियोलॉजिकल टाइम स्केल की अगर अपन बात करें तो उस जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अनुसार, या मैं कहूं पृथ्वी के इतिहास के अनुसार, इसका निर्माण किस काल में हुआ है, किसका निर्माण, हिमालय का निर्माण, तो आपको पता होना चाहिए टर्शरी काल में हुआ है। इसीलिए इसे कहा जाता है नवीन वलित पर्वत, नवीन वलित पर्वत। बात नए पर्वत है, बहुत ज्यादा पुराने पर्वत ये नहीं है, ठीक है। इसलिए इसे क्या कहा जा रहा है, नवीन वलित पर्वत इसे कहा जा रहा है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, और बहुत ही आसान सी चीजें हैं। अभी ऐसा कुछ हमने नहीं देखा है जहां पे आपको समस्या हो। अब बात करते हैं हिमालय का भौगोलिक विभाजन। हिमालय को अलग अलग दृष्टि से विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले हम कौन सा विभाजन देख रहे हैं, इसका भौगोलिक विभाजन। भौगोलिक आधार पर हिमालय के कितने भाग हैं, 3 भाग हैं मुख्य रूप से। आपको शिवालिक भी एक भाग देखने को मिलता है, चौथा भाग, लेकिन उसी को हम इसी में देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा कहां पे उसे देखते हैं। तो मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया, भौगोलिक आधार पर हमने उसको 3 भागों में विभाजित किया है। पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है मुख्य हिमालय, और तीसरा है पूर्वांचल हिमालय। कौन कौन से हैं, अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से दिया होता है। कुछ जगह इसको शिवालिक भी, यहाँ पे शिवालिक लिखा होगा, शिवालिक लिखा हो सकता है, और शिवालिक के बाद 4 नंबर पे क्या लिख देते हैं, पूर्वांचल लिख देते हैं। तो वो भी डिवीजन उसका सही है। हम लोग मान के चल रहे हैं 3 भाग है, ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय और पूर्वांचल। जो सबसे उत्तर में स्थित है, जो सबसे उत्तर में स्थित है, इसे कौन सा हिमालय कहा जाता है, ट्रांस हिमालय कहा जाता है। ट्रांस हिमालय के दक्षिण में कौन सा हिमालय स्थित है, मुख्य हिमालय स्थित है, मेन हिमालय कहा जाता है। और जो हमारे उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं उनमें जो हिमालय फैला हुआ है उसे कहा जाता है पूर्वांचल हिमालय, ठीक है। पूर्वांचल का मतलब एक उत्तर प्रदेश वाला हिस्सा, उत्तर प्रदेश और बिहार वाले हिस्से को भी हम लोग बहुत बार पूर्वांचल कह देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं पूर्वांचल हिमालय की। तो ये दोनों अलग अलग चीजें। जब बात करेंगे पूर्वांचल हिमालय की, तो पूर्वांचल हिमालय वो हिमालय है जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में जो हिमालय फैला हुआ है, इसका नाम क्या है, पूर्वांचल हिमालय। इसके अलावा आप इसका विस्तार देखोगे म्यांमार और आगे जाके अंडमान निकोबार तक भी इसका विस्तार देखने को मिलेगा, आपको पूर्वांचल हिमालय का विस्तार देखने को मिलता है। तो कितने भाग हुए, 3 भाग। कौन कौन से हैं, सबसे पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा मुख्य हिमालय और तीसरा पूर्वांचल हिमालय। एक एक करके इनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला ट्रांस हिमालय, कौन सा हिमालय, ट्रांस हिमालय। यह हिमालय का सबसे कौन सा भाग है, उत्तरी भाग है। हिमालय पर्वतीय प्रदेश का सबसे उत्तरी भाग कौन सा है, ट्रांस हिमालय आपको देखने को मिलेगा।
ट्रांस हिमालय का विस्तार बहुत ज्यादा कहां पे आपको देखने को मिलेगा, तिब्बत में आपको देखने को मिलता है। इसलिए इसे कौन सा हिमालय भी कहा जाता है, तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है। क्यों क्यों कह रहे हैं इसको तिब्बत हिमालय, क्योंकि आप देखोगे भारत में लद्दाख में मिलेगा आपको इसका विस्तार, और लद्दाख से आगे जाके कहां पे चला जाता है, तिब्बत में चला जाता है। कहां चला जाता है, तिब्बत में इसका अच्छा खासा विस्तार आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको भारत का केंद्र शासित प्रदेश कौन सा देखने को मिलेगा, लद्दाख आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो लद्दाख और तिब्बत में इसका विस्तार है, और मुख्य रूप से तिब्बत में विस्तार है, इसलिए कौन सा नाम है, इसे तिब्बत हिमालय कहा जा रहा है। यह भाग उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर लगभग कितना है, 1000 किलोमीटर में विस्तृत है। इसका मतलब हिमालय को अभी हमने देखा था कि किस तरह से है, चाप के आकार का है। कौन से आकार का है, चाप के आकार का है, आर्क शेप का आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आप कह रहे हो कि उत्तर पश्चिम से इसका विस्तार कहां पर है, उत्तर पूर्व की ओर लगभग कितना है, 1000 किलोमीटर दूरी पर विस्तृत है। इसकी चौड़ाई की अगर अपन बात करें तो लगभग 250 किलोमीटर है, और औसत ऊंचाई कितनी है, 4000 मीटर है। तो विस्तार हमने देखा कितना है, 1000 किलोमीटर आपको इसकी लंबाई देखने को मिलेगी, यह है 1000 किलोमीटर। अगर चौड़ाई की आप बात करोगे तो चौड़ाई आपको करीब करीब कितनी देखने को मिलेगी, यह है आपकी 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर। और औसतन ऊंचाई की अगर आप बात करोगे तो ये आपको देखने को मिलेगी करीब करीब 4000 मीटर। कितना देखने को मिलेगी, 4000 मीटर आपको देखने को मिलेगी। बहुत ज्यादा ऊंचाई नहीं है, केवल 4000 मीटर है, लेकिन लंबाई काफी ज्यादा है, करीब 1000 किलोमीटर तक विस्तृत है, और 250 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। इसकी विशेष बात यह है कि ये वृष्टि छाया क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। इसे इंग्लिश में कहा जाता है रेन शैडो जोन। रेन शैडो जोन का मतलब यह है कि यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। अगर आपको पता है कि भारत में कौन कौन से रेन शैडो जोन है या वृष्टि छाया क्षेत्र है, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। और अगर आपको और अधिक जानना है वृष्टि छाया क्षेत्र में, तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में या आने वाली क्लासेस में जब भी मिलेंगे तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चूंकि जो ट्रांस हिमालय इसकी ऊंचाई कम है, और इससे आगे जो मुख्य हिमालय उसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है, तो मुख्य हिमालय में ज्यादा बारिश होती है, वर्षा होती है, प्रेसिपिटेशन होता है। और ट्रांस हिमालय में ट्रांस हिमालय कौन से एरिया में आ जाता है, ट्रांस हिमालय रेन शैडो जोन में आ जाता है, वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। इसी कारण आप देखोगे लद्दाख को क्या कहा जाता है, वो रेगिस्तान है, मरुस्थल है वो। क्यों मरुस्थल है, क्योंकि वहां पे बारिश बहुत कम होती है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ये मुख्य हिमालय के कौन से क्षेत्र में है, वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित होने के कारण यहाँ पे बारिश कम होती है। और यही कारण है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई ये बताओ कि लद्दाख जो भारत का शीत मरुस्थल है, जो भारत का कैसा मरुस्थल है, शीत मरुस्थल है, इसका पीछे क्या कारण है, तो इसके पीछे पहला कारण क्या है, ये कौन सा क्षेत्र में है, वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के कारण यहाँ पे शुष्क परिस्थितियां पाई जाती हैं, और एक क्षेत्र में वनस्पति का अभाव है। अगर आप कभी लद्दाख गए हो या आपका कभी सपना हो लद्दाख जाने का, और मैं आपको बताता हूँ लबासना पहुंचने के बाद जब आप भारत दर्शन करोगे, तो भारत दर्शन में अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, तो उसमें एक ग्रुप को हो सकता है लद्दाख जाने का मौका मिले। तो जब आप लद्दाख जाओगे तो वहां का टेरेन जब देखोगे तो आप पाओगे कि वहां पे वेजिटेशन ना की बराबर है, वहां पे वेजिटेशन वनस्पति का अभाव आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक चीज। और दूसरी चीज ये कि कभी भी आप अगर सर्च करोगे कि मानसून के टाइम में हमें कहाँ जाना चाहिए, तो मानसून के टाइम पे आपको देखने को मिलेगा जो एक अच्छा ऑप्शन है वो आपको लेह लद्दाख आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि मुख्य हिमालय वाले हिस्से में तो बहुत ज्यादा वर्षा होती है, तो लैंडस्लाइड जैसी प्रॉब्लम क्रिएट होती रहती है, वहाँ पे रोड खिसक जाती हैं, बहुत सारी चीजें होती है। तो लेकिन अगर आप लद्दाख में जाओगे तो लद्दाख में ये मानसून के समय पे क्या नहीं होती है, लैंडस्लाइड वहाँ पे नहीं होती है। तो बहुत सारे लोग आप देखोगे कि मानसून के समय पे कहाँ घूमने जाते हैं, लद्दाख में घूमने जाते हैं। अब ट्रांस हिमालय के 3 भाग के बारे में हमको पता होना चाहिए, कौन कौन से भाग हैं। पहला जो सबसे उत्तर में स्थित है उसे कहा जाता है काराकोरम, जो काराकोरम से नीचे दक्षिण में स्थित है इसे लद्दाख, और तीसरा है जास्कर। तो 3 भागों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये है काराकोरम, ये है लद्दाख, और तीसरा है जास्कर। KL और Z ये किसके भाग हैं, ये है ट्रांस हिमालय के भाग। ठीक है, एक एक करके इनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला काराकोरम श्रेणी के बारे में जानते हैं। ये ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तर में स्थित श्रेणी है। सबसे उत्तरी श्रेणी कौन सी है, काराकोरम श्रेणी है। काराकोरम श्रेणी पश्चिम की ओर पामीर घाट तथा पूर्व की ओर कैलाश श्रेणी में मिल जाती है। पामीर हम लोग आगे पढ़ेंगे, पामीर घाट या पामीर नॉट इसे कहा जाता है। पामीर नॉट से शुरू होती है और कहां तक जा रही है, ये कैलाश श्रेणी तक। कहां तक जा रही है, कैलाश श्रेणी तक। तो यह है आपका पामीर की घाट,
और ये है कैलाश श्रेणी, कैलाश श्रेणी। तो ट्रांस हिमालय का वो हिस्सा जो सबसे उत्तर में स्थित है और पामीर घाट से कैलाश जो श्रेणी है वहां तक जिसका विस्तार है वो कौन सी श्रेणी है, वो है काराकोरम श्रेणी। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी है। और विश्व की दूसरी ऊंची तथा भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट गॉडविन ऑस्टिन, कौन सी, यहाँ पे आपको एक चोटी देखने को मिलेगी जिसे कहा जाता है गॉडविन माउंट गॉडविन ऑस्टिन, या आम बोलचाल की भाषा में इसे हम कह देते हैं K2। क्या कह देते हैं, K2 इसे कह दिया जाता है। इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। विश्व की सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट है, जो भी हिमालय में देखने को मिलेगी वो मुख्य हिमालय का हिस्सा है। ट्रांस हिमालय में काराकोरम श्रेणी में भारत की सबसे ऊंची चोटी और विश्व की सबसे ऊंची चोटी में दूसरे नंबर की चोटी माउंट कौन सी, गॉडविन ऑस्टिन, या जिसे K2 कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है, वो कहां आपको देखने को मिलेगी, काराकोरम श्रेणी में देखने को मिलेगी। इसके अलावा चूंकि ऊंचाई अच्छी खासी है, आप देख रहे हो, इस श्रेणी में अल्पाइन हिमनदों के लिए विख्यात है। यहाँ पे बहुत सारे हिमनद देखने को मिलेंगे और अल्पाइन का मतलब है ऊंचाई पर स्थित है। किस पर स्थित है, ऊंचाई पर स्थित है। जिसमें से कुछ नाम, फेमस नाम है बतूरा, हिस्पर, बियाफू, बोलवोरो, सियाचिन। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि साहब सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन हिमनद कौन सी श्रेणी में स्थित है, तो पता होना चाहिए कौन सी श्रेणी में है, वो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। सियाचिन हिमनद से नुब्रा नदी निकलती है। नुब्रा नदी से यूपीएससी ने प्रारंभिक परीक्षा में सवाल भी पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए कि नुब्रा नदी कहां से निकल रही है, सियाचिन हिमनद, सियाचिन ग्लेशियर से निकल रही है। और सियाचिन ग्लेशियर किसका हिस्सा है, सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी का हिस्सा है। तथा नुब्रा घाटी में ही सियाचिन हिमनद अवस्थित है। नुब्रा घाटी में शोक तथा नुब्रा नदियों के संगम से बनी 3 भुजाओं वाली घाटी है, जो काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के बीच स्थित है। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि साहब ये बताओ कि नुब्रा और शोक किसकी सहायक नदी है, तो ये सिंधु की सहायक नदी है। नुब्रा और शोक जो नदियां हैं ये किस किस के बीच में बह रही हैं, ये काराकोरम और लद्दाख के बीच में बहती हुई आपको देखने को मिलेगी। इस घाटी का प्राचीन स्थानीय नाम क्या है, डुमरा है। डुमरा का मतलब होता है यहाँ पे फूलों की डाली, क्या है, फूलों की घाटी इसे कहा जाता है। इस घाटी क्षेत्र में 2 कुबड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं, डबल हम्प जिनके होता है। जैसे राजस्थान के अगर आप ऊंट देखोगे तो उनके एक सिंगल हम्प होता है, 1 कुबड़ वाला ऊंट होता है, लेकिन आप लद्दाख में अगर देखोगे तो 2 कुबड़ वाले ऊंट आपको देखने को मिलते हैं। और कौन सी श्रेणी में आपको देखने को मिलेंगे, मुख्य रूप से काराकोरम श्रेणी में वो आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी अगर हम बात करें श्रेणी की तो यह है लद्दाख श्रेणी। ये कहां पे स्थित है, सबसे पहले हमने देखा था काराकोरम, और काराकोरम के बाद आपको क्या देखने को मिलेगी, लद्दाख श्रेणी आपको देखने को मिलेगी। तिब्बत में इस श्रेणी के विस्तार को ही क्या कहा जाता है, कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो अभी हमने देखा था कि ट्रांस हिमालय का विस्तार लद्दाख और कहां पे, तिब्बत में है। तिब्बत में कौन सी श्रेणी को, लद्दाख श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है, कैलाश, किस नाम से जाना जाता है, कैलाश के नाम से जाना जाता है, कैलाश श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कैलाश पर्वत के दक्षिण में कौन सी झील स्थित है, मानसरोवर झील स्थित है। और इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, रका पेशी इसका नाम है। ठीक है, तो एक झील आपको पता होनी चाहिए जो जिसका नाम क्या है, मानसरोवर झील, और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी क्या का नाम क्या है, रका पेशी। इससे ऊपर अगर काराकोरम की बात की जाए तो उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम था K2 या माउंट गॉडविन ऑस्टिन। कितनी ऊंचाई थी, 8,611। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, माउंट गॉडविन ऑस्टिन। यहाँ पे एक बहुत ही फेमस दर्रा मिलेगा आपको जिसे इंग्लिश में पास भी कहा जाता है, उसका नाम क्या है, खारदुंगला। खारदुंगला इस श्रेणी में स्थित प्रमुख दर्रा है जो शोक और नुब्रा नदी घाटी को सिंधु नदी घाटी से जोड़ता है। अभी हमने देखा था कि लद्दाख और काराकोरम श्रेणी के बीच में आपको नुब्रा और शोक नदी मिलेगी। ये नुब्रा और शोक किसकी सहायक नदी है, कहां पे जाता है इसका पानी, इन दोनों का पानी पहुंचेगा सिंधु नदी में। तो सिंधु नदी में जोड़ने के लिए वहां पे दर्रा बना हुआ है, उस दर्रे का नाम क्या है, खारदुंगला दर्रा। यूपीएससी अपने प्रारंभिक परीक्षा में ऐसे दर्रों से बहुत सारे सवाल पूछता है, स्पेशली मैच द फॉलोइंग में, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। काराकोरम तथा लद्दाख श्रेणी के मध्य लद्दाख का पठार स्थित है जो एक अंतः पर्वतीय पठार है। तो
इसके बाद आप देखोगे पठार स्थित है और किस किस के बीच में, काराकोरम और लद्दाख। तो अभी हमने देखा था सबसे उत्तर में काराकोरम है और काराकोरम के नीचे लद्दाख। यहाँ पे आपको एक पठार देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? पठार देखने को मिलेगा। चूंकि ये दो पर्वतों के मध्य स्थित है इसलिए इसका नाम क्या है? अंतः पर्वतीय पठार। कैसा है? इंटर माउंटेन प्लेट्यू इसे कहा जाता है। ये कौन सी दो पर्वत श्रेणियों के बीच में देखने को मिलेगा? ये आपको लद्दाख और काराकोरम के बीच में मिलेगा। और इस पठार का नाम क्या है? इस पठार का नाम है लद्दाख प्लेट्यू। लद्दाख का पठार इसे कहा जाता है। लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो वो है तिब्बत का पठार। और भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो वो है लद्दाख का पठार, जहां ठंडी शुष्क मरुस्थलीय परिस्थितियां पाई जाती हैं। अब क्यों शुष्क परिस्थितियां? क्योंकि ये वृष्टि छाया क्षेत्र में है, रेन शेडो रीजन में आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए यही कारण है कि यहाँ पे बहुत सारी लवणीय झील आपको देखने को मिलेंगी। आपने थ्री इडियट्स मूवी देखी है। थ्री इडियट्स मूवी का लास्ट सीन आप याद रखो, जब रेंचो से उसके दोस्त और उसका मित्र होता है, क्या नाम था उस मित्र का, जो पेन लेके भाग जाता है, चतुर जिसे कहा था, साइलेंसर उस मूवी में जो था, वो मूवी में जो सीन आपको दिखाया गया पीछे झील का, वो एक झील है जो कहां पर स्थित है? लद्दाख में स्थित है, लवणीय झील है। आप उसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तीसरी श्रेणी है जास्कर श्रेणी। तो ट्रांस हिमालय की तीन श्रेणी थी, लद्दाख, जास्कर और सबसे उत्तर में आपको देखने को मिलेगी काराकोरम। यहाँ पे हमने देखा था पठार है जिसका नाम क्या है? लद्दाख का पठार। यह ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। यह श्रेणी उत्तर पश्चिम में सुरु नदी घाटी से दक्षिण पूर्व में कर्णाली नदी तक विस्तृत है। कहां पे? यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी सुरु नदी घाटी और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कर्णाली नदी। मुख्य रूप से अगर आप देखोगे तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तिब्बत में ये स्थित है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ट्रांस हिमालय का कुछ हिस्सा हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में भी स्थित है। तो कई बार हमसे ये पूछा जा सकता है कि क्या केवल ट्रांस हिमालय लद्दाख और तिब्बत में स्थित है? तो अगर केवल लिखा हुआ है तो वो स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? कामेट। इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल भी बना हुआ है। सबसे ऊंची चोटी का नाम है कामेट, जो उत्तराखंड तिब्बत सीमा क्षेत्र में स्थित है। इस श्रेणी तथा लद्दाख श्रेणी के मध्य सिंधु नदी घाटी स्थित है। तो हमने दो नदी घाटी अगर देखी है तो सबसे पहले काराकोरम और लद्दाख के बीच में नुब्रा और श्योक आपको नदी देखने को मिलेगी। यहाँ पे खारदुंगला दर्रा है और खारदुंगला दर्रा से इन दोनों का पानी कहाँ पहुंचता है? सिंधु के मध्य। और सिंधु नदी घाटी आपको कहां देखने को मिलेगी? जास्कर और लद्दाख श्रेणी के मध्य आपको देखने को मिलती है। तो ये बात हुई किसकी? ट्रांस हिमालय की। अब ट्रांस हिमालय से आगे दक्षिण में अगर हम बढ़ेंगे तो कौन सा हिमालय मिलेगा? मुख्य हिमालय आपको देखने को मिलता है, मेन हिमालय। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ये हिमालय पर्वतीय प्रदेश का दूसरा भाग है जो ट्रांस हिमालय के दक्षिण में स्थित है। ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय के बीच सिंधु सांगपो सूचर जोन स्थित है। इसे कहा जाता है इंडस सांगपो सूचर जोन। एक्चुअली यहाँ पे एक फॉल्ट लाइन बना हुआ है, फॉल्ट क्रैक जिसको कहते हैं हम लोग, वैसा क्रैक बना हुआ है। और ये कौन सा? इंडस सांगपो सूचर जोन। इसे कहा जाता है ITSZ। ITCZ आपको पता होगा, क्लाइमेटोलॉजी में हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पे स्थित है ITSZ। ITSZ किसको अलग करता है? ट्रांस हिमालय को अलग करता है। किससे? मुख्य हिमालय से अलग करता है। मुख्य हिमालय का विस्तार भारत, नेपाल, तिब्बत और भूटान में स्थित है। अब आप एक बार बार देख रहे हो कि मैं यहाँ पे कहीं पे भी चीन आपको नहीं देखा हुआ मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? तिब्बत देखने को मिलेगा। तो जब भी हम मुख्य परीक्षा में उत्तर लिखते हैं तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है कि हम उसे क्या मान रहे हैं? उसको तिब्बत का क्षेत्र मान रहे हैं। ठीक है। यह भाग पश्चिम में सिंधु घाटी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी के मध्य कितने किलोमीटर? 2400 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। ट्रांस हिमालय कितना था? केवल 1000 किलोमीटर। लेकिन मुख्य हिमालय कितना है? 2400 किलोमीटर तक विस्तृत है। इसके दोनों किनारों पर सिंटैक्सियल मोड़ या अक्षसंघीय मोड़ स्थित है। अक्षसंघीय सिंटैक्सियल बैंड का मतलब क्या है? इस तरीके से दो घुमावदार बैंड आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ से हिमालय शुरू होता है और यहाँ पे जाके फिर से इस तरीके का एक बैंड आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी देखने को मिलेगी और यहाँ पे आपको सिंधु नदी की घाटी देखने को मिलेगी। तो जहां से घूम रहा है कौन?
मुख्य हिमालय जहां से घूम रहा है इसे कौन सा बैंड कहा जाता है? इसे कहा जाता है सिंटैक्सियल बैंड, सिंटैक्सियल मोड़ इसे कहा जाता है। हिमालय की दो मोड़दार भुजाएं हैं जो पश्चिम में हिंदू कुश, सुलेमान, किर्थर श्रेणियों के रूप में तथा पूर्व में पूर्वांचल और अराकन योमा पर्वत श्रेणियों के रूप में फैली हुई है। इसी से अगर आप आगे देखोगे तो यहाँ पे आपको कौन कौन सी पर्वतमालाएं देखने को मिलेगी, हमने नाम बताए हैं, हिंदू कुश, सुलेमान और किर्थर श्रेणी आपको देखने को मिलेंगी, जबकि यहाँ पे पूर्वांचल हिमालय और अराकन योमा पर्वत आपको देखने को मिलेंगे। तो ये किसका भाग है? मुख्य हिमालय का ही भाग, एक्सटेंजन आपको देखने को मिलेगा किसका? मेन हिमालय का। मुख्य हिमालय की चौड़ाई पश्चिम में अधिक कितनी? 400 किलोमीटर और पूर्व में कम, करीब 150 किलोमीटर है। तो इस तरीके से इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा कि ये है आपका मुख्य हिमालय। पश्चिम में चौड़ाई आपको देखने को मिल रही है 400 किलोमीटर के आसपास, और जैसे जैसे आप लोग कहाँ पहुंच जाओगे, पूर्व में, ईस्ट में पहुंच जाओगे तो 150 किलोमीटर। जो विस्तार है वो कितना है? करीब 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो जब भी आप नोट्स बनाए ना अपने कॉपी में, तो इसी तरीके के डायग्राम से आपको अपना नोट्स बनाना है। ये सब टेक्स्ट लिखने की अपने नोट्स में आपको जरूरत नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा आ रहा है, यहां से प्रश्न भी बना है और इस प्रश्न से मुख्य परीक्षा का प्रश्न भी आगे बढ़ेगा। मैं आपको बताऊंगा कि हिमालय का उत्तरी ढाल मंद है तथा दक्षिणी ढाल काफी तीव्र है। ये बात फिर से समझिएगा कि उत्तरी ढाल कैसा है? मंद है, और पश्चिमी ढाल कैसा है? दक्षिणी ढाल कैसा है? काफी तीव्र है। तो एक बात बताइए कि चढ़ना कहां से आसान होगा? तो मुख्य हिमालय के उत्तर से चढ़ना ज्यादा आसान है दक्षिण के मुकाबले। जब हम आगे जाके कैलाश मानसरोवर की यात्रा पढ़ेंगे, अमरनाथ की यात्रा पढ़ेंगे और उसके रास्ते के बारे में जानेंगे, तो फिर से ये वाली लाइन वहां पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। उत्तरी ढाल मंद होने के कारण हिमनद का जमाव अधिक कहां पे होगा? उत्तरी ढाल पे अधिक आपको देखने को मिलेगा। पश्चिम हिमालय की हिमरेखा कहां पे देखने को मिलेगी? 5500 मीटर पे देखने को मिलती है, जबकि पूर्वी हिमालय की हिमरेखा 4500 मीटर पे आपको देखने को मिलती है। हिमरेखा का मतलब क्या है? हिमरेखा का मतलब यह है कि इस रेखा के बाद, इतनी ऊंचाई के बाद ऊपर वाला हिस्सा हमेशा किस में रहेगा? आपको हिम में रहेगा, बर्फ में आपको देखने को मिलेगा, सॉलिड में आपको देखने को मिलेगा। पश्चिम में इसकी ऊंचाई कितनी है? 5,500 मीटर है, और वहीं अगर आप चले जाओगे पूर्वी हिमालय में तो ये कितना देखने को मिलेगी? 4,500 मीटर आपको देखने को मिलती है। तो परीक्षा में अगर स्टेटमेंट ये आ जाए कि हिमरेखा पूर्वी हिमालय और पश्चिम हिमालय की बराबर है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि बराबर नहीं है। ठीक है। जहां पश्चिमी हिमालय क्रमिक रूप से ऊंचाई प्राप्त करता है, वहीं पूर्वी हिमालय एकाएक काफी ऊंचाई प्राप्त कर लेता है। इसलिए पूर्वी हिमालय की चोटियां मैदान से नजर आती है, परंतु पश्चिमी हिमालय की चोटियां मैदान से नजर नहीं आती हैं। ये बात ध्यान रखिएगा कि ऊंचाई अचानक से बढ़ जाती है कहां पे? जब आप कौन से हिमालय में पहुंचोगे? पूर्वी हिमालय में पहुंचोगे। तो पश्चिमी हिमालय में धीमे धीमे हाइट बढ़ रही है, लेकिन जैसे ही पूर्वी हिमालय में पहुंचोगे आप देखोगे बहुत तेजी से क्या बढ़ना शुरू हो जाती है? हाइट बढ़ना शुरू हो जाती है। तो आप बहुत बार, अगर मौसम साफ है, स्पेशली अगर कोविड वाला टाइम आपको याद है, तो आप मैदानी इलाकों से भी कौन से हिमालय की चोटी देख सकते थे? पूर्वी हिमालय की चोटी देखी जा सकती थी। ठीक है। ये कब? जब प्रदूषण कम होता है उस समय इजिली विजिबल हो जाती है। अब इसके बात करते हैं मुख्य हिमालय के कौन कौन से भाग हैं। सबसे पहला जो भाग है मुख्य हिमालय का, उसका नाम है वृहद हिमालय। क्या नाम है? वृहद हिमालय। यह मुख्य हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है, जो पश्चिम में नंगा पर्वत से लेके पूर्व में नामचा बरवा तक। तो यह है आपका नंगा पर्वत, और नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक करीब 2400 किलोमीटर के मध्य किसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा? वृहद हिमालय का विस्तार आपको देखने को मिलेगा। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? औसत ऊंचाई की अगर आप बात करोगे तो यह 6100 किलोमीटर, 6100 मीटर इसकी ऊंचाई आपको देखने को मिलेगी, और जो चौड़ाई है वो करीब 25 किलोमीटर के पास आपको देखने को मिलती है। यह यहाँ पे आपको विश्व की सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलेंगी, जो वर्ष भर किससे ढकी रहती है? बर्फ से ढकी हुई रहती हैं। जब साल भर ये बर्फ से ढकी रहती हैं तो इन्हें कहा जाता है हिमाद्री। क्या कहा जाता है? हिमाद्री कहा जाता है। और इस हिस्से को हिमाद्री हिमालय भी कहा दिया जाता है। क्यों हिमाद्री हिमालय कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हमेशा साल के 12 महीने आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी? बर्फ देखने को मिलेगी। चोटियां देखें कौन कौन सी? यहाँ पे माउंट एवरेस्ट आपको देखने को मिलेगी। माउंट एवरेस्ट के अलावा, माउंट एवरेस्ट के नाम आपको पता होना चाहिए। एक तो इसी का नाम है
चोमुलुंगमा, और नेपाल में इसे क्या कहा जाता है, सागर माथा के नाम से इसे जाना जाता है। ऊंचाई बहुत सारी बुकों में, नई जो बुक्स है उसमें 8850 मीटर लिखी हुई है, जो ठीक है। कहीं पे 8848 किलोमीटर भी 48 मीटर लिखी होगी, वो भी सही है ना। पुराना डेटा जो था वो 8848 बताता था, नया जो डेटा है वो 8850 है। और ये बात सही है कि ऊंचाई लगातार बढ़ी है, और पहले जो 8848 थी अब वो बढ़ के कितनी हो चुकी है, 8850 हो चुकी है। यहाँ पे इतनी ऊंचाई चोटी है, इतनी ऊंची चोटी है, और बर्फ हमेशा जमी रहेगी, तो हिमनद बहुत सारे मिलेंगे। कौन कौन से हिमनद, गंगोत्री, यमुनोत्री, सतोपंत, पिंडार, मिलन, मिलान जैसे हिमनद मिलते हैं, जो भारत में प्रमुख जो नदियां हैं उनके उद्गम क्षेत्र भी हैं। ये कैसी श्रेणी है, सतत श्रेणी है, कंटिन्यूअस रेंज है, और इसलिए आवागमन के लिए बहुत सारे क्या बनाए गए हैं, दर्रे बनाए गए हैं। और स्थानीय भाषा में अगर आप देखोगे तिब्बत की साइड में दर्रों के नाम के आगे आपको क्या देखने को मिलेगा, ला लगा हुआ देखने को मिलता है। जैसे अभी हमने देख रहा था खारदुंग ला, तो वहां पे जो ला शब्द है वो किसको बता रहा है, वहां पे क्या है, दर्रा है। तो वृहद हिमालय, वृहद हिमालय के बाद दूसरा जो हिमालय उसका नाम क्या है, लघु हिमालय। यह श्रेणी मध्य हिमालय वे हिमाचल हिमालय के नाम से भी जानी जाती है। याद करो, वृहद हिमालय को हमने हिमाद्री कहा था, और लघु हिमालय को मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, वृहद हिमालय तथा लघु हिमालय के मध्य मेन सेंट्रल भ्रष्ट या मुख्य केंद्रीय भ्रंश स्थित है। तो मेन सेंट्रल और इसको कहा जाता है भ्रंश। ठीक है, तो MCF आपको कहां देखने को मिलेगा, वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच। अगेन ये भी क्या है, एक फॉल्ट लाइन, एक क्रैक आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इस श्रेणी की ऊंचाई 3700 से लेके 4500 मीटर तक आपको देखने को मिलेगी, और चौड़ाई कितनी है, 50 से लेके 80 तक। तो अब आप क्या मुझे बता सकते हो कि कौन ज्यादा चौड़ा है, लघु हिमालय ज्यादा चौड़ा है या वृहद हिमालय ज्यादा चौड़ा है? पता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। यहाँ पे बहुत सारे टूरिज्म प्लेस आपको देखने को मिलते हैं, जैसे पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, नागटिब्बा, महाभारत, डोलिया, ब्लैक माउंटेन श्रेणियां सब आपको कहां देखने को मिलेंगी। ये सब किसका हिस्सा है, हिमाचल हिमालय का, मध्य हिमालय का या लघु हिमालय का हिस्सा आपको देखने को मिलता है। और लघु हिमालय और वृहद हिमालय के मध्य, दोनों के मध्य ये इस तरीके से हिस्सा होगा, इसे हम क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी घाटियां आपको देखने को मिलती हैं, जैसे कश्मीर घाटी बहुत इंपॉर्टेंट। जब भी हम बात करते हैं इंटरनल सिक्योरिटी में आप पढ़ोगे कश्मीर घाटी हमेशा न्यूज में रहती है, कश्मीर वैली हमेशा न्यूज में रहती है, तो वही कश्मीर घाटी है। कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी और काठमांडू घाटी कहाँ कहाँ पर स्थित है, वृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में ये स्थित है। नेक्स्ट हिमालय की अगर अपन बात करें लघु हिमालय में, तो यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, यहाँ से यूपीएससी ने सवाल पूछा है और आगे भी पूछा जा सकता है। जिन्हें कश्मीर में मर्ग कहा जाता है और उत्तराखंड में बुग्याल या पयाला कहा जाता है। ठीक है ना, तो जैसे सोनमर्ग आपने सुना होगा, उसके पीछे क्या है, मर्ग है, वो क्या है, घास के मैदान है। दूर दूर तक आप देखोगे क्या मिलेंगे, घास के मैदान आपको देखने को मिलेंगे। पहलगांव के आसपास भी अगर आप देखोगे तो वहां पे आपको घास के मैदान देखने को मिलते हैं, इसलिए इसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता था, मिनी स्विट्जरलैंड। पहलगाम न्यूज में था, पता होना चाहिए आपको। यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान अल्पाइन चारागाह है। अल्पाइन चारागाह का मतलब क्या है, ऊंचाई पर स्थित चारागाह है। इसमें क्या होता है कि गर्मियों में आप देखोगे कि यहाँ पे लोग क्या करते हैं, अपने जो भेड़ बकरियां जो हैं, जो स्थानीय जानवर हैं, उनको लेके जाते हैं, और सर्दियां जब पड़ना शुरू होती हैं तो उनको लेके नीचे आ जाते हैं। तो चारागाह की भूमि है और स्थानीय समुदाय अपने पशुओं को चराने के लिए यहाँ लेकर आते हैं। यह घास के मैदान शीत ऋतु के दौरान बर्फ से ढक जाते हैं, इसलिए जितने भी जो चारागाह के लिए जो लोग अपने जानवरों को ऊपर लेके गए थे, वो सब अपने जानवरों को लेके कहां पे आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। श्रेणी में पीर पंजाल तथा बनिहाल जैसे दर्रे और बहुत से पर्यटन स्थल जैसे शिमला, मनाली, नैनीताल, धर्मशाला। हमारे लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, मसूरी, पर यही हमारा तो अल्टीमेट स्टेशन जो है लबास में, यही मिलेगा आपको, आदि स्थित है। मध्य हिमालय तथा शिवालिक श्रेणी के बीच मुख्य सीमांत भ्रंश है। तो हमने पहले देखा था, याद करो, इंडस सांगपो जोन, उसके बाद हमने देखा मेन सेंट्रल भ्रंश, और ये आ गया मुख्य सीमांत भ्रंश। ये तीनों भ्रंशों के बारे में आपको पता होना चाहिए, तीन फॉल्ट लाइन के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक और आएगा जब हम पढ़ेंगे मैदान जहां से शुरू होता है, उससे पहले भी आपको एक फॉल्ट लाइन मिलेगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, करेवा क्या होता है, करेवा
इंपॉर्टेंट क्यों है? करेवा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जिसे आप केसर कहते हो, केसर की खेती कहाँ पे होती है? करेवाओं में होती है। और करेवा क्या है? झील में, झील थी वो पहले, और उन झीलों में क्या हो गया है, बहुत सारे अवसाद आके जमा हो गए हैं, और उन अवसादों ने क्या कर दिया है, उस भूमि को बहुत ज्यादा उपजाऊ कर दिया है, जिससे वहां पे किसकी खेती होती है? केसर की खेती होती है। झील के ये निक्षेप है। ठीक है। ऋतु प्रवास तो अभी हमने देखा कि जो घास के मैदान है, अल्पाइन घास के मैदान, उनमें लोग क्या करते हैं, अपने जानवरों के साथ ऊपर शिफ्ट होते हैं, और जैसे ही सर्दियां पड़ती होती है वापस नीचे आ जाते हैं। तो उस चीज को हम क्या कहा जाता है? उसे ऋतु प्रवास कहा जाता है। कौन कौन से समुदाय करते हैं? तो वहां पे मुख्य रूप से जो गुजर और बकरवाल जो लोग हैं, इससे जो बिलोंग करते हैं, गुजर समुदाय से और बकरवाल समुदाय से, वो लोग अक्सर किसका यूज करते हैं? वो ऋतु प्रवास करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आगे चले तो लास्ट श्रेणी जो सबसे दक्षिण में है उसका नाम क्या है? शिवालिक श्रेणी है। ये दक्षिणतम श्रेणी है, और इस श्रेणी को किस रूप से जाना, कैसी है? ये खंडित है, सतत नहीं देखने को मिलेगी, खंडित आपको देखने को मिलेगी। इस श्रेणी की ऊंचाई बहुत कम है, 500 से लेकर 1500 किलोमीटर तक, और चौड़ाई भी 10 से 50 किलोमीटर ही है। शिवालिक श्रेणी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जम्मू में जम्मू का पहाड़ियां, उत्तराखंड में दुधवा धांग, नेपाल में चूड़िया घाट, और अरुणाचल प्रदेश में से डाफला, मिरी, अभोर, मिश्मी के नाम से जाना जाता है। तो अलग अलग नामों से किसको जाना जाता है? शिवालिक की पहाड़ियों को जाना जाता है। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में आपको कुछ समतल घाटियां देखने को मिलेंगी, जिसे क्या कहा जाता है? दून कहा जाता है या द्वार कहा जाता है। जैसे देहरादून, हरिद्वार, तो ये क्या है? ये आपको देखने को मिलेंगी समतल घाटियां। देहरादून, कोटलीदून, पाटलीदून, निहांग, ये निहांग द्वार, ये सब क्या है? समतल घाटियों को हम कह रहे हैं। इन घाटियों का उपयोग चावल की खेती, धान की खेती के लिए किया जाता है मुख्य रूप से। और हिमाचल प्रदेश और पंजाब में शिवालिक पर्वत माला में क्या होता है? जहाँ पे बारिश अच्छी होती है, बारिश के कारण यहाँ पे कुछ टेम्पररी, कुछ अस्थायी धाराओं का निर्माण होता है, जिसे स्थानीय भाषा में चौस कहा जाता है। तो आपसे अगर प्रारंभिक परीक्षा में पूछ लिया जाए कि साहब ये बताओ चौस क्या होता है, तो चौस किससे संबंधित है? शिवालिक से संबंधित है। कब मिलेंगी चौस? चौस हमेशा मिलेगा मानसून के समय पे। अभी मौसम मानसून का चल रहा है, तो मानसून के समय में यहाँ पे शिवालिक श्रेणी में यहाँ पे बारिश होती है, और बारिश के कारण कुछ अस्थायी पानी की धाराएं आपको देखने को मिली है, जिससे क्या कहा जाता है? चौस कहा जाता है। और शिवालिक के बाद क्या शुरू हो जाते हैं? हमारे मैदान शुरू हो जाते हैं, और शिवालिक और मैदानों के बीच में आपको देखने को मिलता है मुख्य अग्रभ्रंश या मेन फ्रंटल भ्रंश इसे कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको चारों भ्रंशों के नाम आपको पता होना चाहिए। उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, ये चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। शिवालिक के बाद अगर अपन बात करें तो कौन सा पर्वत बचा हमारे लिए? पूर्वांचल पर्वत बचा। ये कहां पर स्थित है? भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थित है। इन पहाड़ियों का निर्माण भारतीय प्लेट और बर्मा प्लेट के अभिसरण से हुआ है। अभी तक जितने भी हिमालय का निर्माण हमने करवाया था वो भारत और यूरेशियन प्लेटों के अभिसरण से हुआ था, लेकिन पूर्वांचल हिमालय की अगर आप बात करोगे तो किसके अभिसरण से हुआ है? भारतीय प्लेट और बर्मा प्लेट के अभिसरण से हुआ है। यहाँ पे कौन कौन सी पहाड़ियां मिलेंगी आपको? पटकाईबुम आपको देखने को मिलेगा, नागा पहाड़ियां, मणिपुर पहाड़ियां, मिजो पहाड़ियां, त्रिपुरा पहाड़ियां, बराइल पहाड़ियां। अब आप नाम अगर ध्यान से देखोगे तो ये इन सभी नामों से आपके पास भारत में राज्य भी हैं। और इन पहाड़ियों का नाम इस तरीके से क्यों है कि मणिपुर पहाड़ी, त्रिपुरा पहाड़ी, ये मिश्मी पहाड़ियां, पटकाईबुम पहाड़ियां, यहाँ पे इसी तरीके के, इसी नाम से बहुत सारे ट्राइब रहा करते हैं, जनजाति रहती है, इसलिए नाम आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, जब हम हिमालय की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में यह रहता है कि यहाँ पे सेडिमेंट्री अवसादी चट्टानें आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ पे पूर्वांचल में आपको कैसी चट्टानें मिलेंगी? बालू पत्थर से निर्मित चट्टानें आपको देखने को मिलती हैं। जब आप पढ़ोगे जूलॉजिकल टाइम्स के लिए, अगर आपके पास ज्योग्राफी अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो जब हम उसमें पढ़ते हैं तो मेघालयन युग के बारे में हम उसमें पढ़ते हैं, तो वहां पे फिर से ये चीज आती है कि बालू पत्थर से निर्मित जो मेघालय में गुफाएं हैं, उससे हमको बात पता लगी है। तो एक ऐसी पहाड़ियां हैं, बालू पत्थर से निर्मित ये पहाड़ियां हैं। इस क्षेत्र में आपको पता है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहां पे होती है? मौसिनराम में होती है। मौसिनराम से पहले आपने सुना होगा चेरापूंजी, अगर आपको पता है तो चेरापूंजी थोड़ा सा नीचे ऊपर अगर आप जाओगे तो मौसिनराम है उस जगह का नाम। और पूरे विश्व में अगर औसत वर्षा देखी जाए तो सबसे ज्यादा औसत वर्षा पूरे विश्व में एक साल में कहां पे होती है? मौसिनराम में होती है। तो मानसून की पवनें यहाँ पे बहुत अधिक क्या करती हैं? वर्षा लेकर जाती हैं। इस क्षेत्र में मानसून पवनों द्वारा भारी वर्षा प्राप्त होती है, जिसके कारण यहाँ गहन वनस्पति
और जैव विविधता पाई जाती है। अब सोचो वनस्पति भी ज्यादा है और विविधता बायोडाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे हंटिंग भी होगी, पेड़ काटे भी बहुत ज्यादा जाते हैं। इसलिए विश्व के जो प्रमुख हॉट स्पॉट हैं, हॉट स्पॉट का मतलब क्या है कि जहां पे वनस्पति और जैव विविधता को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उस क्षेत्र में से एक क्षेत्र कौन सा है? ये पूर्वांचल हिमालय आपको देखने को मिलेगा। तप्त स्थल हॉट स्पॉटों में से एक है। मीजो पहाड़ियों को लुशाई पहाड़ी भी कहा जाता है और इसकी सबसे ऊंची चोटी ब्लू माउंटेन है, जिसे फांगुपुई भी कहा जाता है। और फांगुपुई इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहाँ पे क्या स्थित है? फांगुपुई नेशनल पार्क स्थित है, राष्ट्रीय उद्यान फांगुपुई के नाम से। तो फांगुपुई लुशाई, और लुशाई को किसे कह रहे हैं हम लोग? मीजो पहाड़ियों को कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये बात थी किसकी? पूर्वांचल हिमालय की। उम्मीद करता हूं कि यहां तक सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। और अगर आप हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं, वरंडा आईएएस की टीम से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, तो ये जो क्यूआर कोड आप देख रहे हैं, ये हमारे इंस्टाग्राम हैंडल का क्यूआर कोड है। आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, आप इसको स्कैन करके आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और जो भी आने वाले जो भी प्रोग्राम है, उन सबकी डिटेल्स आपको कहाँ मिल जाएगी? इस इंस्टाग्राम पेज पे मिल जाएगी। तो ये हिमालय के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीजें समझ में आएंगी, कुछ नई चीजें आपको मिली होंगी। स्पेशली प्रीलिम्स के बहुत सारे फैक्ट्स मैंने कोशिश की थी कि यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किए जा सकें। कल जब हम मिलेंगे तो एक नए भौतिक प्रदेश के साथ मिलेंगे। तब तक आपको क्या करना है? चीजों को रिवाइज करते रहना है। और साथ ही साथ अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर करना है, कमेंट सेक्शन में हमें बताना है, और वरंडा आईएएस चैनल को क्या कर देना है? सब्सक्राइब कर देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। Veranda IES, where your dream becomes reality.